आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 और विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 शामिल। जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य 80 केंद्रीय कानूनों में संशोधन कर अपराधों और दंड को डीक्रिमिनलाइज करना है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद चर्चा के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। ये बिल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों से संबंधित मामलों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एविएशन टरबाइन फ्यूल से जुड़ा सांविधिक संकल्प पेश करेंगे। इसके अलावा प्रश्नकाल और समितियों से जुड़े प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA के नियम सख्त कर दिए गए हैं और अब OTP के अलावा पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फिर फेस ID का इस्तेमाल भी अनिवार्य होगा। UPI ट्रांजैक्शंस पहले से ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत सुरक्षित है, इसलिए इसमें OTP के अलावा अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अन्य डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे पर ये नियम लागू होंगे। RBI का ये कदम साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए उठाया गया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए सिम क्लोनिंग जैसे अपराधों को रोका जा सकेगा, जिससे आपके पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में चुनावी दौरे पर जाएंगे। इस दौरे के दौरान वे गोगामुख और बिस्वनाथ में रैलियां करेंगे, जहां वे जनता से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे गोगामुख में रैली करेंगे और दोपहर 1 बजे बिस्वनाथ में जनता को संबोधित करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य असम के आगामी चुनाव में भाजपा की योजनाओं को पेश करना। प्रधानमंत्री असम में विभिन्न विकास कार्यों जैसे कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के कल्याण पर भी चर्चा करेंगे, जिससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी। पश्चिम बंगाल में फॉर्म 6 जमा करने को लेकर भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच सीईओ कार्यालय के बाहर झड़प हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश हो रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने हंगामे को खारिज करते हुए बताया कि फॉर्म 6 केवल नए मतदाताओं के लिए है और नाम जोड़ने का अधिकार ट्राइब्यूनल के पास। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्राइब्यूनल गठन में देरी पर चुनाव आयोग पर हमला किया, जिस पर सीईओ ने कहा कि राज्य सरकार ढांचा उपलब्ध कराए तो काम तुरंत शुरू किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रदूषण भी एक अहम मुद्दा है। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीरपाड़ा शहर लंबे समय से डोलोमाइट से फैलने वाले प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। डोलोमाइट पानी में आसानी से नहीं घुलता। डोलोमाइट युक्त पानी से भूमिगत जल भी प्रभावित हो रहा है। ड्यूअर्स के चाय बागान भी इस प्रदूषण से अछूते नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीरपाड़ा में घर घर में सांस की बीमारी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि शहर के बीच से डोलोमाइट के ढेर हटाने के लिए बीरपाड़ा के मतदाता एकजुट हो गए। शहर से डोलोमाइट के ढेर हटाने की मांग पर भाजपा सांसद मनोज तिग्गा भी सहमत है। उनका आरोप है कि रेलवे की जमीन पर मौजूद डोलोमाइट साइडिंग को राज्य सरकार जमीन न देने के कारण हटाया नहीं जा रहा है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज केरलम में चुनावी दौरे के लिए जाएंगे और वो प्रवूर में दोपहर 3 बजे और नेदुमंगद में शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज केरलम में चुनावी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे मट्टानूर में एक रोड शो करेंगे। ये रोड शो दोपहर 12 बजे वयंतोडी जंक्शन से शुरू होकर थलासेरी रोड लिंक मॉल जंक्शन तक जाएगा। इसके बाद वो कन्नूर में शहीदों के परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। तीसरा कार्यक्रम कुथुपरंबा में रोड शो का होगा, जो कि शाम 4 बजे पलाकुल जंक्शन से गुरु समिति तक जाएगा।
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कोझिकोड की बेपोड सीट पर राजनीति तेज हो गई है। एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए सभी गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं और ये चुनाव बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है। मौजूदा मंत्री पीए मोहम्मद रियाज बेपोर में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का दावा कर रहे हैं, जबकि पूर्व सहयोगी पीवी अनवर इसे सिर्फ छवि निर्माण की राजनीति मानते हैं और असली मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी उम्मीदवार केपी प्रकाश बाबू स्थानीय समस्याओं जैसे कचरा प्रबंधन और पेयजल की खराब स्थिति को प्रमुखता से उठा रहे हैं। बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों की नाराजगी भी चुनावी मुद्दा बन चुकी है। पुडुचेरी विधानसभा में बीजेपी 2021 की चुनावी जीत को दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के बड़े नेता प्रचार में जुटे हुए हैं और सोशल मीडिया सेल वोटरों तक पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पुडुचेरी में चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं। बीजेपी ने मंडल स्तर तक सोशल मीडिया सेल बनाया ताकि हर वोटर तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस ने एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि पुडुचेरी में पिछले 5 वर्षों में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया गया। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस बार जनगणना डिजिटल रूप से और स्वगणना के विकल्प के साथ की जा रही है। जनगणना के लिए नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जबकि प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे। डेटा सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था। जनगणना के आंकड़े नीतियों और योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही और पूरी जानकारी दें ताकि विकास योजनाएं बेहतर बने। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत को एक युवा अभिनेत्री द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने थोडुपुझा के स्थानीय अधिकारियों की मदद से उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद रंजीत को थोडुपुझा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पर उनकी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी की गई। फिर उन्हें आगे की पूछताछ के लिए एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस के पास भेजा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नई दिल्ली में पूर्वांचल महोत्सव माची में शामिल हुए। ये महोत्सव पूर्वांचल की कला, भोजन, पर्यटन और धरोहर को समर्पित था, जिसका मुख्य विषय माटी था। ओम बिरला ने कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल के योगदान को सराहा और इसे भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान में अहम माना। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से 30 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी। इनमें यूएई से 16 गैर निर्धारित उड़ानें भी शामिल। ये उड़ानें प्रस्थान स्टेशनों पर स्लॉट उपलब्धता और अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद संचालित की जा रही हैं। सभी उड़ानें आवश्यक अनुमतियों के साथ भारतीय और स्थानीय नियामकों से स्वीकृत। पश्चिम एशिया में यात्रा की स्थितियों में बदलाव के कारण इंडिगो ने यात्रियों से अपनी उड़ान की ताजा स्थिति की जांच करने की अपील की है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। इंडिगो ने 1 अप्रैल के लिए कुछ विशेष उड़ानों का संचालन तय किया है। सभी उड़ान शेड्यूल अपडेट यात्रियों के पंजीकृत नंबरों पर भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 5 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 4 बेला नक्सली भी शामिल, जो लंबे समय से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय थी। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि क्षेत्र में माओवादी संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। उनकी पकड़ अब पहले की तरह मजबूत नहीं। पुलिस कांस्टेबल और पूर्व नक्सली कोसा ने कहा, मैं 2010 में नक्सलवादियों में भर्ती हुआ था। वे जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए आते थे और मैं इसीलिए उसमें भर्ती हुआ था, लेकिन अब मुख्य धारा में लौटकर मैं बेहद खुश हूँ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर अरहावा के वन क्षेत्र में हुई, जहां सेना और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना की चिनार कोड के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को संदिग्ध गतिविधि नजर आई और इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बाघों और उनके आवासों को संरक्षित करना था। इस पहल के तहत देश भर में बाघों की संख्या में 65% की वृद्धि हुई है। पिछले दशक में बाघ संरक्षण को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रभु जगन्नाथ के दिव्य आशीर्वाद और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध ओडिशा भारत के गर्व के रूप में चमकता है। जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश के बावजूद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और पिछले 14 दिनों में यहां 1,69,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी के बाद गुलडांडा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वसंत ऋतु में हुई इस दुर्लभ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर बारिश की संभावना। 3 से 6 अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी, तूफान और तेज हवाओं की संभावना। मिडिल ईस्ट संघर्ष से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के चलते कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195.50 रुपए महंगा हुआ है और नए रेट के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 2078.50 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू एलपीजी के दामों में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से दाम स्थिर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर जारी रहेगा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सरकार ने वित्त अधिनियम 2026 को अधिसूचित किया, जिससे केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्ताव अब आज से लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में 53.47 लाख करोड़ रुपए के खर्च और 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश का प्रावधान। आज से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान खत्म कर पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लागू। हाईवे यूजर्स को टोल देने के लिए केवल फास्टैग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। इस कदम का उद्देश्य टोल कलेक्शन को तेज, पारदर्शी और सुगम बनाना है, जिससे लंबी कतारें कम होंगी और यात्रा का समय बचेगा। हालांकि बिना वैध फास्टैग या बैलेंस के यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न के सभी फॉर्म अधिसूचित किए और इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की आय के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू। आयकर विभाग ने ITR 2, 3, 5, 6 और 7 के साथ अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR U फॉर्म को भी अधिसूचित किया। मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल तक किया जाएगा आयोजित। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में आजीवन सीखने की संस्कृति विकसित करना। कर्मयोगी भारत के CEO छवि भारद्वाज ने बताया कि इस पहल के तहत कर्मचारियों को नई और उभरती तकनीकों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरों में कोई बढ़ोतरी न करने का फैसला किया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर और आम खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 7 अप्रैल से 2026-27 रबी सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद शुरू करेगी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक चना 5,875 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 7,000 रुपए, सरसों 6,200 रुपए और अरहर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदे जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों से निर्धारित MSP पर फसलें खरीदी जाएंगी, जिससे उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और बाजार में कीमतों में गिरावट से सुरक्षा मिले। केंद्र सरकार के अनुसार PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक करीब 3 करोड़ घर बन चुके हैं। पारदर्शिता के लिए AIGO टैगिंग और आधार आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है और 2029 तक 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 219 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए, जो अब तक किसी एक साल में सबसे अधिक है। इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि यह आंकड़ा पिछले साल के 174 एपीए से भी ज्यादा है और कुल एपीए की संख्या पहली बार 1000 के पार पहुंचकर 1034 हो गई है। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स, निर्यात और कुरियर आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज से बड़े सुधार लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रति कुरियर खेप पर 10 लाख रुपए की मूल्य सीमा हटा दी गई है, जिससे निर्यातकों को अधिक लचीलापन मिलेगा। नए नियमों से एमएसएमई कारीगरों और स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स लागत और समय कम होगा। साथ साथ बिना मंजूरी वाले शिपमेंट को 15 दिनों बाद वापस भेजने की सुविधा भी दी गई है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 700 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार रुपये को स्थिर रखने और उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त। यह भंडार 10 महीने से ज्यादा की आयात को कवर करता है, जिससे आरबीआई को हस्तक्षेप की पर्याप्त गुंजाइश मिलती है। सरकारी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 296.08 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला। ये नोटिस वित्त वर्ष 2024-25 में कम टैक्स भुगतान के आरोप में जारी किया गया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि वो इस आकलन से सहमत नहीं है और आदेश को चुनौती देगा। सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में वीर विक्रम यादव को डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वे अब फैज अहमद किदवाई की जगह लेंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार क्रीमिया में एक AN-26 सैन्य परिवहन विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई। उड़ान के दौरान विमान से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद खोज दल ने दुर्घटना स्थल का पता लगाया। अधिकारियों ने हादसे का कारण तकनीकी खराबी बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे का स्तर बिल्कुल शून्य। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ पिछले कई वार्तालापों का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के संभावित जमीनी हमले के लिए भी पूरी तरह से तैयार। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ये मार्ग फिलहाल उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के साथ युद्ध में है, लेकिन मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने का संकेत देते हुए कहा कि अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है और अब संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अंतिम चरण में कोई समझौता संभव हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ईरानी खतरे से निपटने के लिए क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ नए गठबंधन बना रहा है। हालांकि उन्होंने सहयोगी देशों का नाम उजागर नहीं किया। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने कहा कि उनका देश ईरान अमेरिका इजरायल संघर्ष से दूर रहेगा जब तक सीरिया पर हमला नहीं होता। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आज कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिन की यात्रा पर चंद्रमा के चारों ओर जाएंगे। आर्टेमिस 2 मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि अपोलो कार्यक्रम 1972 के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा से परे यात्रा करेंगे। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट हराकर जीत से शुरुआत दी है और गुजरात से जीत के लिए मिले 163 रन के लक्ष्य को पंजाब ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब की जीत में कूपर कोनोली ने अहम भूमिका निभाते हुए 44 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए। वहीं प्रभसिमरन सिंह और उन्होंने 37 रन की पारी खेली। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों ही अपनी टीमों के अभियान
आगाज जीत के साथ करने के इरादे से उतरेंगे। आईपीएल में अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 4 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं, जबकि 3 मुकाबलों में लखनऊ को जीत मिली है। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को बड़ा झटका लगा है। प्रज्ञानंदा को उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव से हार का सामना करना पड़ा है। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच ठंडी। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह को एशियाई स्क्वाश महासंघ ने 2025 का उत्कृष्ट पुरुष खिलाड़ी घोषित किया। उभरती हुई युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह को लड़कियों के वर्ग में शीर्ष सम्मान के लिए चुना गया। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला राष्ट्रीय 9 बॉल पूल खिताब जीत लिया है। पंकज ने 11 अंक के फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ के नितिन शर्मा को हराने में सफलता पाई। 3 बार की ओलंपियन मनिका बत्रा ITTF टेबल टेनिस विश्व कप के नॉकआउट में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई है। मनिका ने अमेरिका की लिली झांग पर 3-2 से जीत दर्ज की। दुनिया की 43वें नंबर की खिलाड़ी श्रीजा अगुला ने अपने ग्रुप 2 के पहले मैच में पुर्तगाल की फू यू से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। आज श्रीजा का मुकाबला चीन की दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग माइनू से होगा। भारतीय अंडर 23 पुरुष टीम को U23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 के निर्णायक मुकाबले में ताजिकिस्तान के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। भारत एक जीत के साथ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। 4 बार की विश्व चैंपियन इटली लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। इटली को बोस्निया और हर्जेगोविना ने पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पूर्व विजेता लगातार 3 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। पेनल्टी शूटआउट में बोस्निया ने इटली को 4-1 से हराने में सफलता पाई। तुर्की ने 24 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। प्लेऑफ मुकाबले में तुर्की ने कोसोवो को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में केरेम अक्टुकोग्लू ने गोल करके टीम को जीत दिला दी। तुर्की ने आखिरी बार 2002 के विश्व कप में हिस्सा लिया था, जहां उसने तीसरा स्थान हासिल किया था। चेक गणराज्य ने 20 साल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। प्लेऑफ फाइनल में चेक गणराज्य ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में हराया। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।